आशीष जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी, डॉक्टर आशीष हांडा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने की ओर इस वक्त नीति आयोग की इस रिपोर्ट से यह सामने आ रहा है। जी आशीष हांडा जी। जी पलक जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और मेरे आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पलक जी, मैं तो ये कहावत कहूंगा कि कोई आधा गिलास खाली देखता है तो कोई आधा गिलास भरा देखता है। हमें तो इस समय आधा गिलास भरा हुआ दिख रहा है, इसीलिए मैं आपके समेत सभी भारतवासियों को बधाई दूंगा बहुत बहुत कि हमारे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, रेखा से बाहर आ गए, वो भी मात्र 1 दशक से भी कम समय में। हमें पलक जी एक बात तो बहुत क्लैरिटी से समझनी पड़ेगी कि भारत आज भी एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में नहीं आता, डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में आता है। तो डेवलपिंग नेशन का अर्थ यह होता है कि हम पहले से बेहतर हैं, मगर और बहुत बेहतर होने की अभी गुंजाइश बाकी है। जरूरी यह समझना है कि पिछले 7 दशक के अंदर जो हुआ, अगर वो 1 दशक में उससे बेहतर काम या उसके मुकाबले का काम हो रहा है, तो क्या आप 7 दशक को 1 दशक से मिलाएंगे? हां, मिलाएंगे, अगर आप उसकी रेखाओं को देखेंगे। क्योंकि पिछले 57 साल के राज्य के बाद, जैसे कि आपने खुद बताया, हमारा देश आजाद हुए 57 साल हो गए थे और 2004 के बावजूद भी अगर हम ये देखें तो हमें देख के हैरानी होती है कि कहीं पे भी जो बैंक अकाउंट थे 58% नहीं थे, और मात्र 1 दशक के अंदर वो 58% से गिर के 3.69 पे आ जाते हैं। तो अब आप ये बताइए, ग्रोथ है कि नहीं है? अगर हम बिजली की बात करें तो 57 साल के राज्य के बाद 32% घरों में बिजली नहीं थी, आज मात्र 3% घर ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। तो ये ग्रोथ है कि नहीं है? मैंने पहले ही अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, सुधार की गुंजाइश डेफिनेटली है, लेकिन हमें यह समझना है कि क्या हम प्रगति के पथ पे अग्रसर हैं, क्या हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमारा रास्ता सही है? तो हम ये बहुत बखूबी समझ पाएंगे कि हमारा रास्ता बिल्कुल सही है। क्योंकि जिस तरीके से आपने तो डाटा शुरू किया था गरीब दर का 2013-14 से, पलक जी, मैं उससे एक कदम और पीछे अगर जाऊं तो 2005-6 में गरीब दर जो थी 55.3% थी, 55.3% 2005-6 में। और अगर आज हम उसको नीचे लेके आने में इस हद तक कामयाब हो गए हैं कि वो 11.3% हो गई है और अगले वित्तीय वर्ष में वो सिंगल डिजिट में आ जाएगी, तो मुझे लगता है ये आपके, मेरे और सभी भारतवासियों के लिए एक बधाई का विषय है, जिसके लिए हम सब बधाई एक दूसरे को दे सकते हैं। बैंक खाते के बारे में बताया, लेकिन कभी ये बताया कि बैंक खाते कितने एक्टिव हैं और 1000 रुपया सिर्फ मेंटेन न करने की वजह से कितने लोगों को पैसे काट लिए जा रहे हैं। करोड़ इन बैंक खातों में जमा हो चुका है, छोटे छोटे बैंक खातों में 2 लाख करोड़, जो कभी इकोनॉमी का हिस्सा नहीं था। डेटा जो है ना, सुनिए, आपके पास जो डेटा है वो मौजूदा 2 लाख करोड़ आया ना इकोनॉमी में, जो वैसे गृहिणियों की तिजोरियों में सिरहाने के नीचे पड़ा रहता था, दाल के डब्बों में पड़ा रहता था। ठीक है आशीष हांडा, मैं यही तो आपको बता रहा हूं मैं कि पैराशूट प्लेन में कब दिया जाता है? जब प्लेन में आग लगे, उसके बाद या उससे पहले। तो हमेशा पहले पैराशूट दिया जाता है कि अगर आग लगे तो फिर आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। कि ये बात थी कि 2023 में आपको घर मिल जाएगा, मुझे खुद को नहीं मिला है, मेरा खुद लेने का प्लान चल रहा है। क्या करूं, मैं भी सोचा कि कुछ भला हो जाए। भाई साहब, आपको क्यों मिलेगा? 1,64,000 का जो मोबाइल यूज करता है वो कितने गरीबों का हक मारेगा? यही तो कांग्रेस का डीएनए है। सुनिए, मेरा शौक है, आज के डेट में सबको चाहिए, मुफ्त में इलाज भी चाहिए, रफ्तार सबको क्यों खाता है। खाता मैं मानता हूं कि अब मेरे पास व्यवस्था हो गई है कि मुझे बैंक में जमा करना है इंटरेस्ट कमाने के लिए, बेमतलब पैसा खर्च ना हो जाए, इसलिए बैंक में सेफ रहे। ऐसा अभी भी 25-30% से ज्यादा खाता नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए किया गया है, डीबीटी के लिए हजारों करोड़ रुपया बचाया गया है। आशीष जी, वही
वहीं पे बात तो ये। और दूसरी बात, जहां तक हमारे लर्नर फ्रेंड ही कह रहे हैं कि लोगों को जरूरत ही नहीं है, ये आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि आज भी कितने लोग वंचित हैं, और वंचित को ही देना। हमारे अंत्योदय की पॉलिसी ही ये कहती है कि पंक्ति में खड़े आखिरी जरूरतमंद व्यक्ति तक सर, उसका कांग्रेस का तो जरूरत कहना का आपने सामान घर नहीं पहुंचे, दिया कांग्रेस वही को। हमारा लक्ष्य है। आशीष हांडा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, अभी हम बात कर रहे थे कि लगभग 43% आबादी ऐसी है जिनके घरों पर रसोई गैस नहीं है। जब हम PMUY यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वेबसाइट पर जाते हैं सर, तो वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है कि 10 करोड़ लाभार्थी इसके हैं। लेकिन सर, जानकारी यह भी मिली है कि लगभग 1 करोड़ 18 लाख लोगों ने, परिवारों ने सिलेंडर रीफिल ही नहीं कराया। जी आशीष जी। पलक जी, पलक जी, एक बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी। देखिएगा, इस समाज में बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। सरकारें क्या करती हैं? सरकारें उनको संसाधन प्रोवाइड करती हैं। मैं किसी जाति विशेष को यहां पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर आपने ऐसे भी इंस्टेंस देखे होंगे कि सरकारें लोगों को झुग्गियों की जगह मकान दे दें और वो लोग उस मकान को बेच दें या किराए पे चढ़ा दें और तो वापस फिर झुग्गी में आके रहने लग जाएं। तो सब लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, सोच होती है। मेरा यहाँ पे कहना यह है कि जो हमारे कुछ लर्नेड फ्रेंड्स ने यहाँ पे कुछ बात उठाई, मैं आपके दर्शकों के लिए वो बताऊं कि ये जो मापदंड हैं इस इंडेक्स के, जो बनाई गई है, जो रिपोर्ट आई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर, ये कुल मिला के 1 या 2 मापदंड नहीं है, ये 12 से 14 मापदंडों के ऊपर ये रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसका बेस उन्होंने माना है हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। मैं ये मानता हूं, यहां पे हम किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं उसको छोड़ के अगर हम सिर्फ डाटा की बात करें, क्योंकि हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष मिश्रा जी ने भी कहा कि डाटा जो है वो नॉन कंट्रोवर्शियल होता है, तो अगर हम सिर्फ डाटा की बात करें तो हेल्थ केयर में अगर हम कहें कि एम्स 8 से बढ़ के 23 हो गए देश में, तो ये प्रूवन फैक्ट है। अगर हम कहें कि 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड मिल गए जो 5 लाख की फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी ले रही हैं, तो ये प्रूवन फैक्ट है। अगर हम कहें जन औषधि केंद्र खुल गए जहां से 20,000 करोड़ की लोगों की सेविंग हुई, तो ये डाटा है। एक सेकंड होल्ड। आपने बोला कि जन आरोग्य से 30 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड मिल गए, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो इलाज के लिए चलेगा। अपडेटेड डाटा है, 50 करोड़ का डाटा है आज की डेट में, 30 करोड़ का थोड़ा पुराना डाटा है, 50 करोड़ इस डाटा। आयुष्मान कार्ड मिलने से क्या हम मान ले कि वह अस्पताल भी गए? जी, एक बात समझिएगा, अब सरकार क्या करेगी? सरकार जो अस्पताल जाए उसको कार्ड देगी या सर, आपने लाभार्थी नहीं बताया ना कि आयुष्मान कार्ड मिलने के बाद आपने क्लेम कितना दिया? सर, जानकारी नहीं है ये, बोलिए। जी पलक जी, मैं आपको बताऊंगा। अभी आपने आयुष्मान भारत की बात की, मेरे पास उसका डाटा आ गया है। 4 करोड़ लोगों का इलाज उससे किया गया है और 23 करोड़ का अब तक फायदा दिया जा चुका है। ठीक है। पहली अब दूसरी बात समझिएगा, हेल्थ के अलावा हेल्थ एक एस्पेक्ट है, एजुकेशन हर दूसरे दिन खुला है, एक यूनिवर्सिटी हर हफ्ते में खुली है। अगर मैं कहूं कि 7 IIM और 7 IIT खुले हैं, तो क्या ये देश की प्रगति की तरफ नहीं है? चौमुखी विकास कैसे होगा? पॉवर्टी कैसे जाएगी जब बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलेगा? 1.37 करोड़ लोगों को PM कुशल विकास योजना में स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे स्टार्टअप बढ़ेंगे? 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप बन चुके हैं, यूनिकॉर्न 120 से ज्यादा बन चुके हैं। ये चौमुखी विकास नहीं है क्या? आप बताइएगा। लेकिन सर आशीष जी विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, अभी हम गरीबों की बात कर रहे हैं कि गरीबों के लिए क्या किया गया। मैं गरीबों की बात ही कर रहा हूं मैडम। अगर आपके मेरे नलों में जल नहीं आता ऐसा नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ये रिपोर्ट क्लियरली कहती है कि मैक्सिमम पॉवर्टी 84% पुअर रिजाइड इन रूरल एंड ग्रामीण एरिया, और स्पेसिफिकली उन एरियाज को टारगेट किया गया है जहां पे सबसे ज्यादा गरीबी थी। उन राज्यों में सबसे ज्यादा विकास करने का प्रयास किया गया है जहां पे गरीबी की दर सबसे ज्यादा थी। और जब आप देखिएगा, आपके और मेरे लिए टॉयलेट की गैस कनेक्शन की दिक्कत नहीं है, गैस रसोई गैस पर भी आशीष हांडा जी हमने चर्चा करी,
लेकिन साथ ही पीएम आवास योजना भी आपको याद दिला देती हूँ। ये एक ऐसी योजना रही है सर जिसका बीजेपी ने सबसे ज्यादा प्रचार किया है। 2004-05 के अंदर 55% आबादी के पास अपने घर नहीं थे सर। आज ये आंकड़ा सर, एक सेकंड सर सुन लीजिए सर, ये आंकड़ा आज 41% है। यानी 15 साल के अंदर चाहे यूपीए रही हो या फिर रही हो साथ में हमारी एनडीए, इतना गिरावट तो देखने को मिली नहीं ना सर। 50 से 41 तक ही आप आ पाए। तो आप तो ये, लेकिन क्या होगा पलक जी, आप कंपैरेटिव नहीं देखेंगे क्या? 70 साल के राज्य के बाद ये 55% था जिनके पास घर नहीं थे, और एक दशक के राज में, एक दशक भी पूरा हुआ नहीं, 55% 70 साल में था, और अभी एक दशक भी नहीं हुआ कि वो 55 से 1% आ गया है। तो क्या हम अग्रसर हैं सही राह पे? क्योंकि मकान देना सबसे महंगा खर्चा है। एलपीजी गैस कनेक्शन, पानी कनेक्शन, ये सब उसके मुकाबले बहुत छोटे खर्चे हैं, इसलिए उसमें जो ग्रोथ और प्रोग्रेस है वो उतनी फास्ट नहीं हो सकती। लेकिन 55% से आज हम 41% पे आ गए हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आप इसको समझिएगा, क्योंकि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे हमारे कुछ पैनलिस्ट ने कहा, एयरपोर्ट 74 से 148 हो गए, क्या वो विकास नहीं है? क्या उससे गरीबी, कनेक्टिविटी नहीं बेटर होगी, गरीबी नहीं जाएगी? ठीक है आशीष मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त बीजेपी का स्पष्ट तौर पर ये कहना है। शुक्र है कि आशीष हांडा जी आपके पास फिर आऊंगी। उसको बेचना कह देते हैं। आशीष हांडा जी, मैंने प्राइवेटाइजेशन बोला, मैंने कुछ बेचना नहीं कहा, मैंने प्राइवेटाइजेशन, मैंने कहा शुक्र है, मैंने कहा शुक्र है कि आपने प्राइवेटाइजेशन कहा। आशीष जी, सलाम कीजिए, आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का देने हिसाब आए हैं, हमारे वोट खरीदने, हमको अन्न देकर ये जादूगर हैं, ये चुटकी में काम करते हैं, ये भूख प्यास की बातों पर जय श्री राम कहते हैं राम राज्य स्थापित करने के लिए धन की रक्षा करना तो जरूरी है, मगर जरूरी यह भी है कि प्रजा का कोई भी व्यक्ति भूखे पेट ना सोए, अन्न से वंचित ना रहे। जिस राम राज्य की हम बात कर रहे हैं उसे मॉडर्न इंडिया में गुड गवर्नेंस कहते हैं। कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, सभी ने देश को बदलने का दम भरा और दावा भी किया, मगर हकीकत यह है कि आज भी हिंदुस्तान की 60% आबादी सरकार के सहारे है। देश की 80 करोड़ की आबादी सरकार राशन मुहैया करा रही है। आंकड़ों के गणित के हिसाब से भले ही हिंदुस्तान में 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया हो, लेकिन विकास के पथ पर तेजी से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए दावे भी किए जा रहे हो। नेताओं की जुबान पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम राज्य आ गया हो, मगर नीति आयोग की रिपोर्ट इन दावों और वादों की कलई खोल रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2013 से 2014 और 2022 से 23 तक पिछले 9 सालों में 24 करोड़ लोग गरीबी से बाहर तो निकले, लेकिन इस दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में गरीबी में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज हुई। गरीबी को स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार के आधार पर मापा गया। इन आंकड़ों से इतर आज भी 41% आबादी के सिर पर छत नहीं है। सरकार भले ही स्वच्छ भारत नाम का राग लाप रही हो, मगर हकीकत में जब हम देखते हैं रियलिटी, तो 31% लोग टॉयलेट सुविधा से वंचित हैं। ये बात नीति आयोग कह रही है। सरकार के वादों और सरकारी आंकड़ों के विरोधाभास पर बात करेंगे अपने मेहमानों से और जानेंगे विकास की विवेचना की हकीकत। विस्तार से इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इस बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, क्योंकि गरीबी पर नीति आयोग की बड़ी रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि 9 साल में 24 करोड़ 80 लाख लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबी घटी। उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ 94 लाख लोगों को फायदा हुआ, जहां पर 5 करोड़ 94 लाख लोग गरीबी से बाहर आए। जब हम टॉप 4 राज्यों की बात कर रहे हैं तो बिहार दूसरे स्थान पर है, लेकिन गंभीर स्थिति यह है और चिंताजनक स्थिति यह है कि बिहार अभी भी उन राज्यों में से एक है जहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है। मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है, राजस्थान चौथे पर। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप सभी की टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि एक तरफ लगातार कई ऐसे मुद्दों पर बयानबाजी हो रही है, लेकिन हाल फिलहाल जहां नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आती है और ये बताती है कि 41% लोगों के छत नहीं है, यानी कि आवास नहीं है। उसके बावजूद जहां लगातार बीजेपी सरकार पीएम आवास योजना के दावे कर रही है,
31% ऐसी आबादी है जिनके घरों में गैस सिलेंडर नहीं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट से जुड़ी। गरीबी पर नीति आयोग की अहम रिपोर्ट आई है। जब हम गरीबी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें अलग अलग मानकों पर इसे मापा गया है। विस्तार से पूरा विश्लेषण आपके सामने रखेंगे कि नीति आयोग की रिपोर्ट में आखिर है क्या। तो एक नजर डालते हैं नीति आयोग की इस रिपोर्ट में। सबसे पहले आपको बता दें, 2014 से 2023 के अंदर नीति आयोग कहती है कि 24 करोड़ 80 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले। और हाल ही में एक ये रिपोर्ट भी आई थी कि पिछले 15 सालों के अंदर 41 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। तो मतलब हम पिछले 15 सालों की जब बात करें 41 करोड़ और पिछले 9 सालों की बात करें तो लगभग 25 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर निकले हैं। अब जब इस पूरी रिपोर्ट की हमने एनालाइज किया तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबी घटी है। 5 करोड़ 94 लाख लोग गरीबी से बाहर आए। जब आगे बढ़े तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये भी आंकड़ा सामने आया कि बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है, यानी कि 26.59%। जब हम कुल 100 में से बात कर रहे हैं गरीबों की, गरीब की एक जो हम एक आंकड़ा जो है वो दे रहे हैं, तो इसमें 26% जो योगदान है वो बिहार का है। अब बात करते हैं भारत में जो गरीबी दर 2013-14 में है वो 29.17% था। यानी कि जब हम आज से 9 साल पहले चले जाते हैं तो गरीबी दर जो है वह 29.17% था। अब जब हम 2022-23 में है ये आंकड़ा 11.28% हो चुका है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट ये बता रही है कि 17% तक गरीबी दर घटा है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट ये दर्शा रही है कि भारत में एक तरफ जहां विकास तो हो रहा है, लोग गरीबी से बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन कई सारी चिंता की भी बात है, वह भी विस्तार से आपके सामने रखेंगे। तो पिछले 9 सालों की जब हम बात कर रहे हैं तो पिछले 9 सालों के अंदर ये बदलाव देखने को मिला। तो 9 सालों के अंदर आपको बता दें कि 17.89% गरीबी दर जो है वो कम हुई। हम 2014 से 2023 तक का आपको आंकड़ा दे रहे हैं, लेकिन 41% आबादी के पास अभी भी घर नहीं है। आई रिपीट, 41% आबादी के पास अभी भी अपना घर नहीं है। अब टॉयलेट की सुविधा की जब हम बात करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान जिसका 2014 में आगाज हुआ था, 31% लोग अभी भी टॉयलेट की सुविधा से वंचित हैं। ये बात नीति आयोग की रिपोर्ट में बताई गई। तो ये बेहद जरूरी है जानना कि नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अंदर आज भारत की विकास दर क्या है। इस बीच जब हम बात कर रहे हैं 44% के पास रसोई गैस कनेक्शन नहीं है। उज्ज्वला योजना तो आपने सुनी होगी, लेकिन उज्ज्वला योजना लागू करने के बावजूद भी 44% आज भारत की जनता के पास रसोई गैस कनेक्शन नहीं है। 20 साल में अगर हम बात करें, पिछले 20 सालों का जब हम जिक्र कर रहे हैं, महज 14.7% लोगों को जो बेघर थे उन्हें घर मिला है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है। तो इस बीच जब हमने बात करी गरीबी में सुधार की, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर 5 करोड़ 94 लाख लोग जो हैं वह गरीबी से बाहर आए। बिहार के अंदर आप यह आंकड़ा देखेंगे कि लगभग 3.77 करोड़ तक का है। और मध्य प्रदेश के अंदर तीसरे स्थान पर 2 करोड़ 30 लाख और राजस्थान के अंदर 1 करोड़ 87 लाख लोग जो है वह गरीबी से बाहर निकले। लेकिन अभी भी बिहार वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है। इस बीच जब हमने गरीबी में सुधार के और ज्यादा विश्लेषण करा तो अलग अलग मानकों के ऊपर आपको बता दें कि गरीबी के अंदर जो है ये पूरा जो ये रिपोर्ट जो है उसका विश्लेषण जो है वह किया गया है। जब इस रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो इस रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि गरीबी जब घटी तो 5 करोड़ लगभग 94 लाख लोग जहां पर बिहार के अंदर गरीबी से बाहर तो आए, लेकिन जो अलग अलग रिपोर्ट है, जो आकलन है आप देखेंगे, ये 2005 से यानी कि पिछले 15 साल का आपके सामने खाका हम पेश कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खाना, पोषाहार से जो वंचित लोग थे। ये आंकड़ा 2004 से 2005 के बीच में जो है लगभग 57.47% था। इसे आप जोड़ के देख सकते हैं जो पीएम की अन्न योजना है, तो 31% ये आंकड़ा जो है ये अभी है, यानी कि
अभी मुफ्त में राशन मुहैया कराने के बावजूद भी आप देखेंगे कि 31.52% ऐसी वो है जिनको अभी भी पौष्टिक खाना जो है वह नहीं मिल रहा है। इस बीच स्कूल ड्रॉप आउट की बात करते हैं हम, ये बहुत जरूरी आंकड़ा है, जहां पर आप देखेंगे कि 21% ये स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो है 2004 से 2005 के अंदर था। जब आज हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं तो बेहद ज्यादा जरूरी है कि हमारे बच्चे जो हैं वो शिक्षित हो। 5.27% ये आंकड़ा आज पहुंचा है, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन चिंताजनक बात है टॉयलेट से वंचित लोगों की। अगर आप एक बदलाव देखेंगे 15 सालों में बेहतरीन है। 70.92% ये आंकड़ा था 2004 से 5। तो हमने देखा कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2014 के अंदर की गई और 30.93% एक बड़ा आप देखेंगे अंतर है। लगभग अगर आप एस्टिमेट लगाए तो 40% तक का ये आपको अंतर दिखेगा, यानी पिछले 15 सालों के अंदर ये बदलाव जो है वो देखने को मिला है। इस बीच पेयजल से वंचित लोगों की अगर हम बात करें तो ये भी एक अच्छा आंकड़ा दर्शाता है। 21.34% लोग जो साफ पानी है उससे वंचित थे। आज ये आंकड़ा 7.32% जो है वह जा पहुंचा है, जहां पर जल जीवन मिशन जो है वह चलाया गया। इस बीच बिजली की जब हम बात करें तो ये आंकड़ा 2004 से 5 के अंदर 32.95% था। आज ये आंकड़ा 3.27% हो चुका है। लेकिन चिंताजनक बात यह है, जो आवास की हम बात कर रहे हैं, पीएम आवास योजना, जिसका अक्सर हम देखते हैं कि बीजेपी प्रचार करते हुए नजर आती है। यूपीए गवर्नमेंट के अंदर भी आपको बता दें ये योजना जो है चलाई जा रही थी। 55% ये आंकड़ा 2004 से 5 में था और इसमें खास गिरावट देखने को नहीं मिली। आज भी 2020 की जब हम बात कर रहे हैं तो 41% ये आंकड़ा है। लेकिन एक बेहतरीन उपलब्धि बैंक खातों को लेकर, जहां पर आप देखेंगे जब हम बैंक खातों की बात कर रहे हैं 58% ये आंकड़ा था। 3.69% अभी ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी बैंक खाते नहीं है। आखिरी भी बेहद जरूरी है जब हम बात करें उज्ज्वला योजना की। इससे पहले भी आपको बता दें कि यूपीए गवर्नमेंट भी थी, वह भी उज्ज्वला योजना जो है फ्री में सिलेंडर देने की गरीबों की योजना चला रही थी। लेकिन इस बीच 74% यह आंकड़ा 2004 से 5 में था, अब ये 44% तक जा पहुंचा है। ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी है जब हम विकास की रफ्तार की बात कर रहे हैं। तो नीति आयोग की रिपोर्ट जो है वह क्या कहती है, कहां कहां पर कितनी सुविधाएं मिली, जो लगातार सरकारों द्वारा दावा किए गए, ये उसकी पोल खोल रहा है। चाहे यूपीए हो या फिर हो इस वक्त एनडीए की सरकार, क्योंकि आप देखेंगे 2004 से 5 और 2019 से 21 लगभग दोनों की सरकार मिलीजुली रही है। और इस बीच कितना बदलाव हुआ है वह आप सभी की टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि विकास की रिपोर्ट कार्ड बेहद ज्यादा जरूरी है। इस बीच जब हमने पूरा आकलन करा, ये नीति आयोग ने इन सभी मानकों के ऊपर आपको बता दें ये गरीबी रेखा का आकलन जो है वह किया है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप सभी की टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट ये दर्शाती है कि 25 करोड़ लोग पिछले 9 सालों के अंदर गरीबी से बाहर निकले हैं। और जब गरीबी से बाहर निकलने की हम बात कर रहे हैं तो विस्तार से ये भी जानना जरूरी है कि अलग अलग मानकों पर हम कहां कहां पर हैं। जहां पर सबसे जरूरी जो है आंकड़ा वो इस बात का है कि आज भी 41% आबादी के पास जो अपना घर नहीं है। बैंक खातों की अगर हम बात करें तो बड़ी उपलब्धि देखने को मिली। रसोई गैस की अगर हम बात करें, एक अभी भी चुनौती बनी हुई है। 44% आबादी के पास अभी भी रसोई गैस नहीं है। और बड़ी बात यह है, टॉयलेट से वंचित आज भी कई सारे लोग हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश रहेगी, क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए एक नजर सवालों पर डालते हैं, फिर सीधा चर्चा की ओर बढ़ेंगे। जब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं विकास की रफ्तार की, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं यूपीए जब कांग्रेस सरकार में थी तो अक्सर ये बात कही गई कि अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं और एक विकसित भारत बन रहा है। पिछले 9 सालों के अंदर मोदी सरकार थी और मोदी सरकार का ये कहना था कि जो नया भारत है नई ऊर्जा के साथ बदल रहा है, विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतरीन हो रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के भी दावे किए गए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई सरकार। तो किसने कितना विकास में योगदान दिया, इस पर पूरा एनालिसिस आपके सामने मेहमानों के साथ पेश करेंगे। लेकिन इस बीच सरकारी दावे जो हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पीएम आवास योजना की बात की जा रही है। पीएम आवास योजना से पहले यूपीए के अंदर भी आपको बता दें कि ऐसी ही घरों के लिए योजना चलाई जा रही थी। लेकिन आज भी आबादी जो है हमारी 41% आबादी, उसके पास घर नहीं है। तो योजना
कहां तक पहुंची। उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। उज्ज्वला योजना एक वो योजना है जो हाल फिलहाल में ना केवल केंद्र के अंदर जब चुनाव प्रचार हो रहा है, राज्यों के अंदर भी जब चुनाव प्रचार हो रहा है, तो उज्ज्वला योजना एक ऐसी योजना है जिसे ऐसे पेश किया जा रहा है कि हर घर के अंदर फ्री सिलेंडर पहुंच रहा है। तो उज्ज्वला योजना की क्या सच्चाई है वह भी आपके सामने रखेंगे। पीएम आवास योजना कितनी प्रभावी रही, क्योंकि बीजेपी का अक्सर यह कहना है कि पीएम आवास योजना से हर एक राज्य के अंदर विकास जो है वह बढ़ा है, हर एक व्यक्ति के पास आज अपनी खुद की छत है। तो ये पूरा विश्लेषण बेहद ज्यादा जरूरी है, ये चर्चा बेहद ज्यादा जरूरी है हमारे देश की विकास की रफ्तार को जानने के लिए। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, परिचय आपको करा दें, जहां पर कमल गुप्ता हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं, आशीष मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस से हैं, साथ ही डॉक्टर आशीष हांडा हमारे साथ बीजेपी से हैं, राकेश सिंह परमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय देने के लिए। आशीष जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। डॉक्टर आशीष हांडा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने की ओर इस वक्त नीति आयोग की इस रिपोर्ट से यह सामने आ रहा है। जी आशीष हांडा जी। जी पलक जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और मेरे आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पलक जी, मैं तो ये कहावत कहूंगा कि कोई आधा गिलास खाली देखता है तो कोई आधा गिलास भरा देखता है। हमें तो इस समय आधा गिलास भरा हुआ दिख रहा है, इसीलिए मैं आपके समेत सभी भारतवासियों को बधाई दूंगा बहुत बहुत कि हमारे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, रेखा से बाहर आ गए, वो भी मात्र 1 दशक से भी कम समय में। हमें पलक जी एक बात तो बहुत क्लैरिटी से समझनी पड़ेगी कि भारत आज भी एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में नहीं आता, डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में आता है। तो डेवलपिंग नेशन का अर्थ यह होता है कि हम पहले से बेहतर हैं, मगर और बहुत बेहतर होने की अभी गुंजाइश बाकी है। जरूरी यह समझना है कि पिछले 7 दशक के अंदर जो हुआ, अगर वो 1 दशक में उससे बेहतर काम या उसके मुकाबले का काम हो रहा है, तो क्या आप 7 दशक को 1 दशक से मिलाएंगे? हां, मिलाएंगे, अगर आप उसकी रेखाओं को देखेंगे। क्योंकि पिछले 57 साल के राज्य के बाद, जैसे कि आपने खुद बताया, हमारा देश आजाद हुए 57 साल हो गए थे, और 2004 के बावजूद भी अगर हम ये देखें तो हमें देख के हैरानी होती है कि कहीं पे भी जो बैंक अकाउंट थे 58% नहीं थे, और मात्र 1 दशक के अंदर वो 58% से गिर के 3.69 पे आ जाते हैं। तो अब आप ये बताइए ग्रोथ है कि नहीं है? अगर हम बिजली की बात करें तो 57 साल के राज्य के बाद 32% घरों में बिजली नहीं थी, आज मात्र 3% घर ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। तो ये ग्रोथ है कि नहीं है? मैंने पहले ही अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, सुधार की गुंजाइश डेफिनेटली है, लेकिन हमें यह समझना है कि क्या हम प्रगति के पथ पे अग्रसर हैं, क्या हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमारा रास्ता सही है? तो हम ये बहुत बखूबी समझ पाएंगे कि हमारा रास्ता बिल्कुल सही है। क्योंकि जिस तरीके से आपने तो डाटा शुरू किया था गरीब दर का 2013-14 से, पलक जी, मैं उससे एक कदम और पीछे अगर जाऊं तो 2005-6 में गरीब दर जो थी 55.3% थी, 55.3% 2005-6 में। और अगर आज हम उसको नीचे लेके आने में इस हद तक कामयाब हो गए हैं कि वो 11.3% हो गई है, और अगले वित्तीय वर्ष में वो सिंगल डिजिट में आ जाएगी, तो मुझे लगता है ये आपके, मेरे और सभी भारतवासियों के लिए एक बधाई का विषय है, जिसके लिए हम सब बधाई एक दूसरे को दे सकते हैं। आशीष मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या कांग्रेस भी इस बार कह रही है कि अब की बार मोदी सरकार? माध्यम से अपने सभी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं। और सबसे पहली चीज की, आशीष हांडा जी पहले ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे मिले या दिखे हैं अब तक कि जिनको देख के ऐसा लगता है कि वास्तव में कोई सच्चा और अच्छा इंसान पार्टी में है। और ठीक है, शायद विचारधारा की अपनी अपनी बात है, लेकिन इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी कभी तथ्यात्मक तरीके से बात नहीं करती है, यहाँ वहां की गोल गोल बात करती है। उनकी मजबूरी थी कि जो डेटा उनके सामने आया है, और मैं आपको बता रहा हूं ये डेटा क्या है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, मध्य प्रदेश में 25 सीटें, और बिहार में बिहार में 40 सीटें। ये हिंदी बेल्ट को लेके जो समीकरण बैठाया जा रहा है ना, ये नीति आयोग के दावे जो हैं
वो ढोल में पोल है, आप ये समझ के चलिए। आज सोचिए प्रधानमंत्री नीति आयोग भी झूठा है। ठीक है आशीष हांडा जी बोलने दीजिए। क्या कहा हांडा जी आपने? मैंने कहा आपके हिसाब से नीति आयोग भी झूठा है और ये आंकड़े भी गलत है। ठीक है बोलिए आशीष मिश्रा जी बोलिए। सर्वोच्च पद पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। आने वाले दिनों में आपको एक चीज पता है, अभी से क्लियरेंस हो गया, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले 5 साल में फ्री अनाज और दिए जाएंगे। ये कहाँ भैया गरीबी कम हुई है, महंगाई कहाँ कम हुई है? 4,91,000 करोड़ रुपए का कर्ज अभी लेंगे तब जाके ना ये जो चुनाव तक का समय है ना ये खींचा जाएगा। मतलब देश प्रगति के पथ पर है, लेकिन 55 लाख करोड़ का कर्जा 205 लाख करोड़ पे पहुंच गया है और 4,91,000 का करोड़ और कर्जा लेंगे तो वो 2,10,000 करोड़ पे हो जाएगा। इन्होंने अपना बैंक खाते के बारे में बताया, लेकिन कभी ये बताया कि बैंक खाते कितने एक्टिव हैं और 1,000 रुपया सिर्फ मेंटेन न करने की वजह से कितने लोगों को पैसे काट लिए जा रहे हैं। करोड़ इन बैंक खातों में जमा हो चुका है, छोटे बैंक खातों में 2 लाख करोड़ जो कभी इकोनॉमी का हिस्सा नहीं था। डेटा जो है ना, सुनिए, आपके पास जो डेटा है वो मौजूदा 2 लाख करोड़ आया ना इकोनॉमी में, जो वैसे गृहिणियों की तिजोरियों में सिरहाने के नीचे पड़ा रहता था, दाल के डब्बों में पड़ा रहता था। ठीक है आशीष हांडा जी, ठीक है सर। वेबसाइट पर ये जानकारी है सर, वेबसाइट पर सर ये जानकारी है 51 करोड़ अकाउंट होल्डर के अकाउंट्स में 2 लाख करोड़ रुपए जो है वो जमा कराए गए हैं। धरातल पर सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन ये वेबसाइट पर जानकारी है। ये देखिए 2020 के बाद 5 अमीरों की संपत्ति दोगुनी, 5 अरब गरीब हुए। सर थोड़ा और क्लोज करके दिखाइए। दोगुनी 5 अरब गरीब हुए तो अगले 229 वर्षों तक गरीबी खत्म नहीं होगी। ऑक्सफैम रिपोर्ट, ये सब जो चीजें आप देख रही हैं ना, ये देखिए सर आप पढ़ के सुना दीजिए, दिख नहीं रहा। रिपोर्ट में न्यूज़पेपर का नाम भी बता दीजिए। सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 2020 के बाद से 1.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्रति घंटे की दर से 405 अरब डॉलर से बढ़कर 869 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर हो गई है। करीब 5 अरब लोग पहले ही गरीब हो चुके हैं। दीजिए ना वही। ठीक है द इकोनॉमिक टाइम सर, थोक महंगाई 9 महीने के उच्चतम स्तर पर। ठीक है आशीष मिश्रा जी, विस्तार से हमारे साथ कमल गुप्ता जी हैं, वो थोड़ा सर पर्दा हटाएंगे कि क्या अभी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति है। कमल गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे, पक्ष और विपक्ष? पिछली जब हमने यूपीए की 9 साल की सरकार देखी और फिर हमने एनडीए की 9 साल की सरकार देखी, तो ये पता चल रहा है कि लगभग 41 करोड़ जनता जो है वो गरीबी से बाहर आई। 25 करोड़ आंकड़ा जो है वो बीजेपी की एनडीए में रहा और 16 करोड़ जो आंकड़ा है वो यूपीए में रहा। सर क्या कहना चाहेंगे, सच्चाई क्या है इस वक्त? देखिए, नमस्कार सभी को और जय श्री राम। मैं कांग्रेस या बीजेपी की सत्ता पक्षों की बात नहीं कहना चाहूंगा, मैं तो एक्चुअल भारत की स्थिति बताना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में निश्चित तौर पर भारत का बहुत विकास हुआ है, क्योंकि हम व्यवसाय से जुड़े हैं। व्यवसायिक है, राजनीतिक क्षेत्र मेरा नहीं है। हम जानते हैं कि व्यवसाय के क्षेत्रों में कितनी उन्नति हुई है, कितने NHI बने हैं, कितनी सड़कों का निर्माण हुआ है, कितना देश में प्रगति हुई है और देश में हम जहाँ ट्रैवल करते थे सड़क सुविधाएं कितनी बनी है। और जहाँ तक अभी गरीबी रेखा की बात हम लोग सब कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हम जगह जगह जाते हैं, क्योंकि मेरा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है, मुझे देश में पूरे में भ्रमण करना होता है। मैं खाली एक राज्य की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मेरा व्यापार क्षेत्र है वो ट्रांसपोर्ट का है और मुझे महाराष्ट्र भी जाना होता है, साउथ भी जाना होता है, गुजरात भी मैं जाता हूँ, यूपी भी मैं ट्रेवल करता हूँ। इस समय भी मैं गुड़गांव में हूँ, हरियाणा में रहने वाला, मैं दिल्ली का हूँ। मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि देश का हर नागरिक इस समय काफी हद तक जो समय चल रहा है, लोग जो फील कर रहे हैं वो काफी, व्यापारिक स्थिति भी ठीक है और लोगों के मन में कोरोना के बाद एक जो भय और क्षोभ आया था उससे भी लोग काफी हद तक बाहर निकल चुके हैं और व्यवसाय 2020-21 में थोड़ा हमारा
कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण जो बंद हुआ था, निश्चित तौर पर उस समय थोड़ा प्रभाव पड़ा था, लेकिन आज के समय में पिछले 3 सालों में निश्चित तौर पर भारत तरक्की कर रहा है, यह मैं मानता हूँ। क्या कहना चाहेंगे राकेश जी, क्योंकि इस वक्त बीजेपी का कहना है कि पिछले 9 सालों में वो किया गया जो इससे पहले लगभग 70 सालों तक नहीं हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ यूपीए का कहना है कि इस वक्त जो स्थिति देश के अंदर बनी हुई है, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है और तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, राजनीतिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं या यूं कह रहे धन से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो जरूरी नहीं है, लेकिन विकास पर कार्य नहीं किया जा रहा है। और आपके सारे पैनलिस्टों के साथ दर्शकों को मेरा प्रणाम। गरीबी रेखा से बाहर निकलने की मापदंड को मैं सिरे से नकार रहा हूं। मेरा मानना है कि आप मेरे खाते में 1 लाख रुपया जमा कर दे तो मैं लाखपति हो गया, उससे बेहतर होता कि आप मेरे को 1 लाख का रोजगार, नौकरी या कोई ऐसा व्यवस्था देते कि मैं खुद कमा के लाख रुपया अपने खाते में जमा कर लेता, तो वो उसको गरीबी उन्मूलन में स्वावलंबी और स्वाभिमान भी होता। लेकिन फिर भी मेरे खाते में लाख रुपया आया, मैं लाखपति हुआ हूँ, चाहे जैसे आया है, और यह गरीबी रेखा से ऊपर आने का एक मापदंड माना जाएगा। देखिए अभी देश में है क्या, यह जरूर है कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बना है वो जरूर विकास की तरफ ले जाएगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना था कि अमेरिका धनी है इसलिए सड़कें बढ़िया नहीं है, सड़कें बढ़िया इसलिए अमेरिका धनी। बिल्कुल, आप समझ लीजिए ये जितने NHI बन रहे हैं, जितने पुल बन रहे हैं, मुंबई में जो हमने समुद्र को चीर करके रास्ता बना दिया, अब 2 घंटा कम में हम नवा मुंबई से पुरानी मुंबई में सामान पहुंचा सकते हैं, व्यवसायिक दृष्टि से ऑफिस में आकर के ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं, कमर्शियल दृष्टि से। तो यह पेड़ लगा है, आज ही इसका फल नहीं आएगा, पेड़ लगने में फल आने में समझ। चलिए ठीक है, आप चारों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि विस्तार से विकास की रफ्तार कहां तक पहुंची यूपीए में और एनडीए में, इस पर पूरा विश्लेषण आपके सामने रख रहे हैं। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का JK 24/7 न्यूज में स्वागत है। नीति आयोग की रिपोर्ट पर विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं आशीष हांडा जी। मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, अभी हम बात कर रहे थे कि लगभग 43% आबादी ऐसी है जिनके घरों पर रसोई गैस नहीं है। जब हम PMUY यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वेबसाइट पर जाते हैं सर, तो वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है कि 10 करोड़ लाभार्थी इसके हैं, लेकिन सर जानकारी यह भी मिली है कि लगभग 1 करोड़ 18 लाख लोगों ने, परिवारों ने सिलेंडर रीफिल ही नहीं कराया। जी आशीष जी। पलक जी एक बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी। देखिएगा, इस समाज में बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। सरकारें क्या करती हैं? सरकारें उनको संसाधन प्रोवाइड करती हैं। मैं किसी जाति विशेष को यहाँ पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर आपने ऐसे भी इंस्टेंस देखे होंगे कि सरकारें लोगों को झुग्गियों की जगह मकान दे दें और वो लोग उस मकान को बेच दें या किराए पे चढ़ा दें और वापस फिर झुग्गी में आके रहने लग जाएं। तो सब लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, सोच होती है। मेरा यहाँ पे कहना यह है कि जो हमारे कुछ लर्नेड फ्रेंड्स ने यहाँ पे कुछ बात उठाई, मैं आपके दर्शकों के लिए वो बताऊं कि ये जो मापदंड हैं इस इंडेक्स के, जो बनाई गई है, जो रिपोर्ट आई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर, ये कुल मिला के 1 या 2 मापदंड नहीं है, ये 12 से 14 मापदंडों के ऊपर ये रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसका बेस उन्होंने माना है हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। मैं ये मानता हूं यहाँ पे हम किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं उसको छोड़ के अगर हम सिर्फ डाटा की बात करें, क्योंकि हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष मिश्रा जी ने भी कहा कि डाटा जो है वो नॉन कंट्रोवर्शियल होता है, तो अगर हम सिर्फ डाटा की बात करें तो हेल्थ केयर में अगर हम कहें कि एम्स 8 से बढ़ के 23 हो गए देश में, तो ये प्रूवन फैक्ट है। अगर हम कहें कि 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड मिल गए जो 5 लाख की फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी ले रही है, तो ये प्रूवन फैक्ट है। अगर हम कहें जन औषधि केंद्र खुल गए जहां से 20,000 करोड़ की लोगों की सेविंग हुई, तो ये डाटा है। एक सेकंड होल्ड। आपने बोला कि जन आरोग्य से 30 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड मिल गए, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो इलाज के लिए चले गए। अपडेटेड डाटा है, 50 करोड़ का डाटा है आज की डेट में, 30 करोड़ का थोड़ा पुराना डाटा है, 50 करोड़ इस डाटा। आयुष्मान कार्ड मिलने से क्या हम मान ले कि वह अस्पताल भी गए?
जी एक बात समझिएगा, अब सरकार क्या करेगी? सरकार जो अस्पताल जाए उसको कार्ड देगी या सर आपने लाभार्थी नहीं बताया ना कि आयुष्मान कार्ड मिलने के बाद आपने क्लेम कितना दिया? सर जानकारी नहीं है ये, बोलिए। जी पलक जी मैं आपको बताऊंगा, अभी आपने आयुष्मान भारत की बात की, मेरे पास उसका डाटा आ गया है। 4 करोड़ लोगों का इलाज उससे किया गया है और 23 करोड़ का अब तक फायदा दिया जा चुका है। ठीक है, मैं यही तो आपको बता रहा हूं मैं कि पैराशूट प्लेन में कब दिया जाता है? जब प्लेन में आग लगे उसके बाद या उससे पहले। तो हमेशा पहले पैराशूट दिया जाता है कि अगर आग लगे तो फिर आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। आप दूसरी बात समझिएगा, हेल्थ के अलावा हेल्थ एक एस्पेक्ट है, एजुकेशन में एक कॉलेज हर दूसरे दिन खुला है, एक यूनिवर्सिटी हर हफ्ते में खुली है। अगर मैं कहूं कि 7 IIM और 7 IIT खुले हैं तो क्या ये देश की प्रगति की तरफ नहीं है? चौमुखी विकास कैसे होगा? पॉवर्टी कैसे जाएगी जब बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलेगा? 1.37 करोड़ लोगों को पीएम कुशल विकास योजना में स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे स्टार्टअप बढ़ेंगे? 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप बन चुके हैं, यूनिकॉर्न 120 से ज्यादा बन चुके हैं। ये चौमुखी विकास नहीं है क्या? आप बताइएगा। लेकिन सर आशीष जी विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, अभी हम गरीबों की बात कर रहे हैं कि गरीबों के लिए क्या किया गया। मैं गरीबों की बात ही कर रहा हूं मैडम। अगर आपके मेरे नलों में जल नहीं आता ऐसा नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ये रिपोर्ट क्लियरली कहती है कि मैक्सिमम पॉवर्टी 84% पुअर रिजाइड इन रूरल एंड ग्रामीण एरिया, और स्पेसिफिकली उन एरियाज को टारगेट किया गया है जहां पे सबसे ज्यादा गरीबी थी। उन राज्यों में सबसे ज्यादा विकास करने का प्रयास किया गया है जहां पे गरीबी की दर सबसे ज्यादा थी। और जब आप देखिएगा आपके और मेरे लिए टॉयलेट की गैस कनेक्शन की दिक्कत नहीं है, गैस रसोई गैस पर भी आशीष हांडा जी हमने चर्चा करी, लेकिन साथ ही पीएम आवास योजना भी आपको याद दिला देती हूँ। ये एक ऐसी योजना रही है सर जिसका बीजेपी ने सबसे ज्यादा प्रचार किया है। 2004-05 के अंदर 55% आबादी के पास आवास दिलाना सबसे आज ये आंकड़ा सर, एक सेकंड सर सुन लीजिए सर, ये आंकड़ा आज 41% है। यानी 15 साल के अंदर चाहे यूपीए रही हो या फिर रही हो साथ में हमारी एनडीए, इतना गिरावट तो देखने को मिली नहीं है सर। 50 से 41 तक ही आप आ पाए। तो आप तो ये, लेकिन क्या होगा पलक जी, आप कंपैरेटिव नहीं देखेंगे क्या? 70 साल के राज्य के बाद ये 55% था जिनके पास घर नहीं थे, और 1 दशक के राज्य, 1 दशक भी पूरा हुआ नहीं, 55% 70 साल में था, और अभी 1 दशक भी नहीं हुआ कि वो 55 से 1% आ गया है। तो क्या हम अग्रसर हैं सही राह पे? क्योंकि मकान देना सबसे महंगा खर्चा है। एलपीजी गैस कनेक्शन, पानी कनेक्शन, ये सब उसके मुकाबले बहुत छोटे खर्चे हैं, इसलिए उसमें जो ग्रोथ और प्रोग्रेस है वो उतनी फास्ट नहीं हो सकती। लेकिन 55% से आज हम 41% पे आ गए हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अब इसको समझिएगा, क्योंकि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे हमारे कुछ पैनलिस्ट ने कहा, एयरपोर्ट 74 से 148 हो गए, क्या वो विकास नहीं है? क्या उससे गरीबी कनेक्टिविटी नहीं प्राइवेटाइजेशन हुई ना? ठीक है आशीष मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त बीजेपी का स्पष्ट तौर पर ये कहना है। शुक्र है कि आशीष हांडा जी आपके पास फिर आऊंगी। बेचना कह देती हैं आशीष हांडा जी, मैंने प्राइवेटाइजेशन बोला, मैंने कुछ बेचना नहीं कहा, मैंने प्राइवेटाइजेशन, मैंने कहा शुक्र है, मैंने कहा शुक्र है कि आपने प्राइवेटाइजेशन कहा। आशीष जी, पलक जी, आशीष मिश्रा जी बोलिए। पलक जी देखिए, सबसे पहले आज के दिन में जैसे डॉक्टर आशीष हांडा जी हैं, इनकी बातों को देखते हुए मुझे आज याद आ गए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। ओहो, उन्होंने एक बात कही थी, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मुझे लगता है। एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये कटाक्ष के लिए यूज करते हैं उनका नाम। बोलिए आशीष। आप तो आडवाणी जी को उठा के फेंक देते हो, हम तो उनका भी हाथ पकड़ के उठाते हैं, उनको चलाते हैं। अब ये चैप्टर मत शुरू करो सर। अभी आशीष मिश्रा जी, एक सेकंड हांडा जी। आशीष मिश्रा जी, अक्सर कांग्रेस की ये बड़ी शिकायत रहती है जर्नलिज्म फील्ड से कि जी आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। आज आपने थाली में रोटी परोसी और आप कह रहे कि नहीं खानी। बोलिए सर, आपका दिन है। बोलने जा रहा हूँ, उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया इसलिए। सुनिए पलक जी, कैसा है, मैं जो बात कह रहा था, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आज हमारा देश जब से आजाद हुआ है तब से प्रगति के पथ पर है। हम कभी ये नहीं कह सकते कि किन्हीं सरकारों ने काम नहीं किया है, सभी ने काम किया है। क्योंकि अगर हम ऐसा कहते हैं कि किन्होंने काम नहीं किया है
तो हमारे देश के नौजवानों का, जवानों का, किसानों का, मजदूरों का सबका अपमान होता है। तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं सिरे से नहीं नकार रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने काम नहीं किया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपकी योजनाएं जो थी, वो योजनाओं ने लाभान्वित लोगों को कितने प्रतिशत तक काम करके योगदान दिया है। आज मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं 1,64,000 रुपए का मोबाइल यूज करता हूं, लेकिन हर महीने 12,000 रुपए की EMI पे करता हूं। लेकिन जब जैसे मेरे भाई ने कहा था, पत्रकार महोदय जी ने, परमार साहब ने, कि मेरे खाते में 1 लाख डाल के लखपति बना के तो मेरा उद्धार तो नहीं हो सकता ना, मुझे उस योग्य बनाइए। मैं खुद आयुष्मान कार्ड हो 100 रुपया उसमें भरना पड़ता है, चाहे PM आवास योजना हो 550 रुपया उसका फॉर्म भरने के लिए चार्ज किए जाते थे। आपने पूरे देश से जितना पैसा कलेक्ट किया उसके एवज में लोगों को दिया क्या? आपने सबसे लिया है, और जो अभी पेंडिंग है उनको कहा जा रहा है आपको दिया जाएगा, जब तक कि ये बात थी कि 2023 में आपको घर मिल जाएगा। मुझे खुद को नहीं मिला है, मेरा खुद लेने का प्लान चल रहा है। क्या करूं, मैं भी सोचा कि कुछ भला हो जाए। भाई साहब, आपको क्यों मिलेगा? 1,64,000 का जो मोबाइल यूज करता है वो कितने गरीबों का हक मारेगा? यही तो कांग्रेस का DNA है। सुनिए मेरा शौक है, आज के डेट में सबको इनको चाहिए, मुफ्त में इलाज भी चाहिए, आज की रफ्तार के हिसाब से ऑपरेशन, आज के हिसाब से रफ्तार सबको चाहिए। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं 3G 2G का यूज करने से बेहतर है कि मैं 5G चलाऊं, बराबर ना? क्योंकि आपने मुकेश अंबानी आशीष मिश्रा जी, मुझे लगता है कि मेरी आपकी बात पर टिप्पणी करने की कोई अभी आवश्यकता नहीं है। आशीष जी ने, हांडा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है। बहरहाल राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी आईफोन से हटकर और आवाज से थोड़ी देर के लिए हटकर हम बात करते हैं बीजेपी की, और साथ ही हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। सर, भारत एक वेलफेयर स्टेट है, लेकिन किस हद तक? 80 करोड़ जनता को आप राशन दे रहे हैं, गुड, लेकिन उस 80 करोड़ जनता को इस काबिल बनाएंगे ना कि वह अपना राशन खुद खरीद ले? जी राकेश जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल पर इस बात को दुख व्यक्त कर रहा हूँ कि 80 करोड़ लोगों को हम उसमें अनाज दे रहे हैं, उसमें से 64-65 करोड़ लोगों को अनाज देने की जरूरत नहीं है। मोदी जी वोट बैंक के लिए बनाए हुए हैं। कोरोना काल में जरूर चाहिए था कि 140 करोड़ लोगों को अनाज देते, क्योंकि मजबूरी थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद अब वो वोट बैंक के लिए जरूरी हो गया, जिसका मैं विरोध कर रहा हूँ। देखिए पलक जी, असल में क्या है कि जो आपका डाटा बता है कि इतने गैस रिफिल नहीं हुए, इतने लोगों के पास सिलेंडर नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता नहीं कह पा रहे, मैं बता देता हूँ। असल में देखिए पृष्ठभूमि क्या है, वो जो आप डीप स्टडी करेंगे ना, तो वो जो रिफिल नहीं हुए ना, वो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं। अब 600 रुपए का, 1,000 रुपए का सिलेंडर रिफिल करना है। मैं गांव में मैं रहता हूँ, तो मेरे पास मवेशी है, उसका जलावन का, उपला का व्यवस्था हो जाता है, जंगल से लकड़ियां चुन के आ जाती हैं। तो मैं देखता हूँ कि मेरा 600 से कम में, बल्कि मुफ्त में, क्योंकि लकड़ी में गया हूँ, खेत में काम करने गए, लकड़ी लेके आ गया, जलावन में उपले होते हैं, कई तरह की व्यवस्था, मेरा खाना बन रहा है, तो मैं 600 क्यों खर्चा करूं? वही लोग रिफिल नहीं कराए हैं। शहरी व्यवस्था जहां पर जलावन नहीं है, उनकी मजबूरी है कि वो रिफिल कराए, वो लोग रुके हुए हैं। देखिए पहले क्या था कि बहुत सारे लोगों के पास खाता नहीं था। जनधन खाता को मैं खाता मानते ही, क्योंकि जनधन खाता को खाता नहीं, फुर्सली दिया हुआ खाता है। खाता मैं मानता हूं कि अब मेरे पास व्यवस्था हो गई है कि मुझे बैंक में जमा करना है, इंटरेस्ट कमाने के लिए, बेमतलब पैसा खर्च ना हो जाए, इसलिए बैंक में सेफ रहे। ऐसा अभी भी 25-30% से ज्यादा खाता नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए किया गया है, डीबीटी के लिए हजारों करोड़ रुपया बचाया गया है। आशीष जी वहीं पे आ रहा हूँ भाई साहब, डायरेक्ट ट्रांसफर कैसे आ रहा है? तो उस पैसे को उठा करके को देने के लिए भी तो आ रहा है, ये भी तो आप जानिए ना। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उस काम में भी नहीं, लेकिन सर जरूरी है इन्वेस्टमेंट हटा दिया ना सर। नहीं सर, इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी है ना कि इन्वेस्टमेंट बढ़े। राकेश जी, घर पे पड़ा पैसा जो है वो जाया जा रहा है, अगर अकाउंट में पड़ा है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकता है ना, बैंक के लिए बहुत जरूरी है, बैंकिंग सिस्टम के लिए। तो मैडम जनधन आशीष जी, मैं आपकी बात से सहमत अकाउंट में आया, मोदी जी डालेंगे 500 रुपए किसानों को महीना, और मिनिमम बैलेंस मेंटेन करवाएंगे 1,000 रुपया महीना। वाह भाई वाह, ठीक है, बोलिए राकेश जी। राकेश जी, देखिए गरीबी रेखा से बाहर निकलने के 2-3 प्लान भारत सरकार को तुरंत लागू करनी पड़ेगी। जो हमारे गांधी जी की योजना थी, हर हाथ को काम,
लेकिन सर अभी तो आप खुद कह रहे थे कि 40 करोड़ जनता ऐसी है जो राशन ले रही है मुफ्तियों से, जरूरत ही नहीं है, तो मतलब गरीब है ही नहीं वो आपके अकॉर्डिंग। यही पलक आपने मेरी बातें छीन ली, मैं कारण आपने कर दिया। लेकिन हर हाथ को काम क्यों होगा? मैं मुफ्त में अनाज ले रहा हूँ, मुफ्त में बिजली हो रहा है, मुफ्त में आयुष्मान कार्ड मेरे पास आ गया, मेरे पास घर आ गया, तो मैं महुआ पी करके सोऊंगा कि काम करूंगा? तो मोदी सरकार की योजना हर हाथ को काम की जगह हर हाथ को नकारा बनाने का साजिश है, जिससे उनके कुछ लोग ही कमाए और बाकी सब नकारे बने रहे। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ठीक है आशीष हांडा जी, सर 20 सेकंड्स फाइनल कमेंट। बात तो ये, और दूसरी बात, जहां तक हमारे लर्नर फ्रेंड ही कह रहे हैं कि लोगों को जरूरत ही नहीं है, ये आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि आज भी कितने लोग वंचित हैं, और वंचित को ही देना। हमारे अंत्योदय की पॉलिसी ही ये कहती है कि पंक्ति में खड़े आखिरी जरूरतमंद व्यक्ति तक सर कांग्रेस का तो कहना आपने घर नहीं दिया, वही हमारा लक्ष्य है। ठीक है आशीष मिश्रा जी का कहना है कि उनको वास नहीं मिला अभी तक। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया चारों का अपना कीमती समय देने के लिए और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि विकास की विवेचना करना बेहद ज्यादा जरूरी है। पिछले 15 सालों के अंदर आज भारत कहां है, विस्तार से आज इसी पर करा विश्लेषण, ये चर्चा बेहद ज्यादा जरूरी थी। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही, देखते रहिए JK24/7 न्यूज।